आधुनिक मानव भूगोल का भूगोल की बृहद शाखा के रूप में उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रेडरिक रटजल के कार्य से हुआ। तत्पश्चात यह संकल्पनात्मक विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। भूगोल में मानव अथवा सांस्कृतिक तत्वों का स्थानिक अध्ययन विभिन्न उपागमों एवं विधि तंत्रों द्वारा किया जाता है। उपागम का तात्पर्य अध्ययन करने की रीति एवं दृष्टिकोण से है, जो किसी अकादमिक विषय में किसी स्पेशल इंटरेस्ट अथवा सरोकार विशेष को पुष्ट करता है तथा प्रश्नकर्ता के मंतव्यों का दार्शनिक एवं विधि तंत्रात्मक समाधान निकालता है। मानव भूगोल से संबंधित अध्ययनों में निम्नलिखित मुख्य उपागमों का प्रयोग किया जाता है। पहले वर्ग में ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, जिनमें सिस्टमेटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच एवं कंपैरेटिव अप्रोच को रखते हैं। तथा दूसरे वर्ग में कंटेम्प्रेरी अप्रोच हैं, जिसमें इकोलॉजिकल अप्रोच, स्पाशल और लोकेशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तथा वेलफेयर अप्रोच को सम्मिलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम मानव भूगोल की ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में पहली है सिस्टमेटिक अप्रोच। यह उपागम किसी मानव तत्व का अध्ययन एवं प्रस्तुतिकरण योजनानुसार क्रमबद्ध तरीके से करता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डार्विन परंपरा में प्रशिक्षित जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने क्रमबद्ध अध्ययन में योगदान दिया है। प्रसिद्ध जर्मन जियोलॉजिस्ट पैशल ने हम्बोल्ट एवं रिटर द्वारा निर्मित भौगोलिक विरासत के समक्ष तत्समय के भूगोल को नवीन कलेवर प्रदान करने के लिए क्रमबद्ध भूगोल की पुनः शुरुआत की। पैशल के अनुसार भूगोल एक क्रमबद्ध पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है। इसी प्रकार रिक्तोफेन ने यद्यपि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के क्रमबद्ध अध्ययन पर विशेष कार्य किया, परंतु मानव भूगोल में विशेषकर प्रजातियों एवं जनजातियों, समुदायों एवं राष्ट्र तथा भाषा एवं धर्म के क्रमबद्ध अध्ययन पर भी बल दिया। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन में जेनेटिक अप्रोच के प्रयोग का समर्थन किया। 1882 में रटजल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में क्रमबद्ध मानव भूगोल को प्रथम बार प्रस्तुत किया और प्राकृतिक विज्ञान में प्रचलित विधि का प्रयोग मानव भूगोल में करके दिखाया। रटजल से पूर्व मानव भूगोल प्रादेशिक अध्ययनों तक सीमित था। 1891 में एंथ्रोपोजोग्राफी के सेकंड वॉल्यूम में रटजल ने मानव भूगोल के तत्वों को न केवल प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में समझाया, अपितु मानव समुदायों के ऐतिहासिक विकास एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के महत्व पर भी बल दिया। दूसरा अप्रोच रीजनल अप्रोच है। प्रादेशिक भूगोल को भूगोल का कोर एरिया या मुख्य क्षेत्र माना जाता है। जॉनस्टन के अनुसार पृथ्वी की सतह विभिन्न प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं और जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले समाजों के सहजीवन का परिणाम है। पृथ्वी का कोई भाग यदि क्षेत्रीय सहचार्यों की दृष्टि से समरूपता रखता है तो वह एक प्रदेश है। इस समरूपता का निर्धारण पृथ्वी के अनंत तत्वों के उद्देश्यों के अनुसार किसी भी तत्व या तत्व समूह के आधार पर किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में ब्लाश ने रीजनल स्कूल को विकसित किया। ब्लाश के अनुसार रीजन या प्रदेश वह भाग है जिसमें अनेक विभेदकारी चीज़ों को कृत्रिम रूप से एक साथ रख दिया गया है और उन चीज़ों ने एक साझा अस्तित्व अपना लिया है। ब्लाश ने फ्रांस के छोटे समांगी क्षेत्रों, जिन्हें पेस कहा गया, में मानव एवं उसके निकटवर्ती पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। ब्लाश के नेतृत्व में इस प्रकार विकसित प्रादेशिक भूगोल 1950 तक भौगोलिक विश्लेषणों में प्रमुखता से बना रहा। 1905 में ब्रिटिश ज्योग्राफर हर्बर्टसन ने
विश्व में प्राकृतिक प्रदेशों की योजना प्रस्तुत की। हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश विशेष में मानव समूह के अध्ययन के लिए इस योजना का प्रयोग किया जा सकता है। 1916 में अर्नस्टीड ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अर्नस्टीड के अनुसार प्रदेशों को बहुस्तरीय सामान्यीकरण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने सबसे छोटे इकाई क्षेत्र के लिए स्टो तथा परस्पर संबद्ध एवं निरंतर समूहीकृत स्टो के लिए ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग किया। ट्रैक्ट को जोड़ते हुए उप प्रदेश, लघु प्रदेश तथा बृहद प्रदेश बनाए जा सकते हैं। इस तरह फ्रांस में ब्लाश, ब्रिटेन में हर्बर्टसन, फॉसेट व अर्नस्टीड तथा यूएस में विटलसी ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अध्ययनों के लिए प्रादेशिक योजना प्रस्तुत की। इसी क्रम में ब्रिटेन में गिडीज ने रीजनलिज्म तथा फ्लोर ने ह्यूमन रीजन की संकल्पना प्रस्तुत की। तीसरा अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच है। ऐतिहासिक उपागम परिवर्तन की सामयिक प्रवृत्तियों, दिशाओं अथवा अवस्थाओं को इंगित करता है। इस प्रकार के विश्लेषण में प्रक्रिया को घटनाओं के सीक्वेंस या श्रृंखला के रूप में देखा जाता है, जो समय के अंतराल में होती हैं तथा मानचित्र को रूपांतरित करती हैं। नॉर्टन के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न तत्व होते हैं जिनमें समय के दौरान अंतर्क्रिया होती है। भौगोलिक विश्लेषण में समय के साथ परिवर्तनों का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल, नवाचार प्रसरण, समय भूगोल तथा प्रक्रिया स्वरूप उपागम में किया जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन में ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता रहती है। यूएस में सौर ने मानव भौगोलिक अध्ययनों में सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण पर विशेष कार्य किया। परंपरागत सांस्कृतिक भूगोल में नवाचार प्रसरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति एवं भूगोल में स्थानिक विश्लेषण के प्रभुत्व के दौरान नवाचार प्रसरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। लून यूनिवर्सिटी में स्वीडिश भूगोलवेत्ता हैगरस्ट्रैंड के नेतृत्व में डिफ्यूजन स्टडीज स्थानिक विश्लेषण की प्रिय शोध सामग्री बन गई। टाइम ज्योग्राफी या टाइम स्पेस ज्योग्राफी स्थान एवं समय के संदर्भ में प्रारूपों एवं प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है। हैगरस्ट्रैंड तथा उनके सहयोगियों के अनुसार टाइम ज्योग्राफी घटनाओं की निरंतरता एवं संबद्धता को महत्व देती है, जो समय और स्थानबद्ध परिस्थितियों में आवश्यक रूप से घटित होती हैं तथा जिसका परिणाम उनके साझा स्थानीयकरण के कारण परस्पर रूपांतरणकारी होता है। प्रक्रिया स्वरूप उपागम गत्यात्मक सिद्धांतों से संबंधित है, जिनमें वर्तमान प्रारूपों के उद्भव की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार किसी तत्व की वर्तमान अवस्थिति का एक निर्धारक भूतकाल की उसकी अवस्थिति है। चौथा उपागम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। यह उपागम मानव भूगोल का सर्वाधिक प्रयुक्त उपागम रहा है, यद्यपि इसका आधार परिवर्तित हो चुका है। इस उपागम का चरम 20वीं शताब्दी के आरंभ में पर्यावरण निश्चयवाद के रूप में देखा जाता है, जिसमें मानव को भौतिक पर्यावरण के दास के रूप में देखा गया। निश्चयवादियों के अनुसार मानव एक निष्क्रिय कारक है और भौतिक पर्यावरण उसकी आकांक्षाओं, निर्णय की प्रक्रिया और जीवन शैली को निर्धारित करता है। मानव के समस्त मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि नैतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में समझा जा सकता है। इस उपागम का अधिकतम विकास जर्मनी में हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रर्जल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी तथा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन के विचार का प्रयोग कर विषय को नई दिशा एवं दर्शन प्रदान किया। सैंपल ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एंग्लो अमेरिका में रर्जल के निश्चयवादी विचारों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया। हटिंगटन ने जलवायुई निश्चयवाद पर बल दिया और मानव जीवन पर
जलवायु के प्रभाव को प्रमुखता से समझाया। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकेंडर ने डार्विन के निश्चयवादी दर्शन और प्राकृतिक चयन को अपने कार्य ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में प्रयोग किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह समझा गया कि निश्चयवाद न तो सार्वभौमिक है और न ही पर्यवेक्षण के द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी संपन्न समाजों में प्राकृतिक पर्यावरण मानव क्रियाकलापों एवं जीवन परिस्थितियों का नियामक नहीं है। पांचवा उपागम पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच है। यह उपागम मानव को एक प्रमुख परिवर्तनकारी कारक मानता है। संभववाद का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में निश्चयवाद के विरुद्ध फ्रांस में हुआ। पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी स्कॉलर लूसियन फेवरे ने किया। फ्रांस में ब्लाश तथा ब्रूंस तथा यूएसए में बोमेन एवं सावर ने संभववाद के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। संभववादियों के अनुसार मानव समाज की क्रियाएं, मान्यताएं एवं जीवन शैली पर्यावरण एवं मानव के बीच में कड़ी हैं। ब्लाश ने मानव के जीवन एवं क्रियाकलापों पर पर्यावरण के प्रभाव को न्यूनतम कर दिया। ब्लाश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में वे ऑफ लाइफ सभ्यताओं का परिणाम है। किसी क्षेत्र विशेष में मानव और पर्यावरण के संबंध ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रभावों से निर्धारित होते हैं। संभववादियों के अनुसार नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, अर्थात प्रकृति एक सलाहकार मात्र है। मानव अपने सामर्थ्य एवं दक्षता से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन की क्षमता रखता है। बोमेन के अनुसार भूमि उपयोग हेतु मानव की चॉइसेस की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार सावर के अनुसार मानव अपने आसपास सांस्कृतिक मूल्यांकन के तौर पर भौतिक व जैविक स्वरूपों में परिवर्तन करता है और उन्हें सांस्कृतिक दृश्यभूमियों में रूपांतरित करता है। छठा उपागम कंपैरेटिव अप्रोच है। इस उपागम को विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रिटर द्वारा अत्यंत महत्व दिया गया। रिटर के अनुसार चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंधों को समझने के लिए तुलनात्मक उपागम उपयोगी है, जो कि अन्य विज्ञानों में सफल सिद्ध हो चुका है। रिटर के अनुसार वह भूगोल जो केवल मात्र विवरणात्मक नहीं है, वह सब तुलनात्मक भूगोल है। इसलिए रिटर की पुस्तक आउटगुंडे का उपशीर्षक जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी है। फ्रॉबेल ने रिटर के जीवन काल में ही कंपैरेटिव ज्योग्राफी की आलोचना की और कहा कि किसी एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना हाथ से पैर की तुलना करने के समान है। इस उपागम का प्रयोग रिटर के फॉलोअर्स द्वारा प्रादेशिक विवरणों को समझाने में किया गया। लूट के अनुसार भूगोल में 3 प्रकार के कंपैरिजन हैं। पहला, किसी प्रदेश में एक तत्व की दूसरे तत्व से तुलना, जैसे कि वनस्पति की जलवायु व मिट्टी से तुलना। दूसरा, किसी प्रदेश की वर्तमान दशाओं की तुलना उस प्रदेश के विकास की किसी पूर्व अवस्था की दशाओं से करना। तथा तीसरे, किसी एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से तुलना, जिसमें प्रत्येक प्रदेश को एक पूर्ण समग्रता माना गया है। पैशल के अनुसार तुलनात्मक भूगोल का तात्पर्य जैसे कि एक भूआकृतिक के समस्त स्वरूपों की परस्पर तुलना से है, जिसमें उस भूआकृति के विभिन्न स्वरूपों को जानते हुए विकास के क्रम में प्रक्रिया को समझा जा सके। तुलनात्मक उपागम का प्रयोग वर्तमान मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों की विशेषताओं को उद्घाटित करने तथा प्रदेशों में तात्विक संबद्धता को समझाने के लिए किया जाता है।